हेलो स्टूडेंट्स, ये अनदर पार्ट है BYQ का, जिसके अंदर हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, अबाउट द नेशनल पर्सन एजेंसी, जो जापान सरकार की राष्ट्रीय कार्मिक एजेंसी के बारे में इन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, नॉट ट्रू। ओके, इट इज़ नोन एज नेशनल पर्सनल अथॉरिटी, क्या ये राष्ट्रीय कार्मिक प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है? यस, जाना जाता है। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय 3 कमिश्नर्स, इसका प्रशासन 3 आयुक्तों द्वारा किया जाता है। यस। द कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशंस विद द कैबिनेट। नो, दिस इज नॉट ट्रू। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर्स इज 5 ईयर। नो, इट्स ऑल्सो नॉट ट्रू। तो C and D इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर इज नॉट ट्रू पूछा है तो इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में इनमें से कौन सा जो है कथन जो है ट्रू है, इज यस है। तो पढ़ते हैं। इट इज क्रॉस कल्चरल, क्रॉस इंस्टीट्यूशनल, क्रॉस नेशनल इन नेचर, जो इसका नेचर है, जो इसकी प्रकृति है वो कैसी है, जो इसकी प्रकृति वो सांस्कृतिक और हम कह सकते हैं संस्थागत और राष्ट्रीय है, बिल्कुल है। क्रॉस जो हम जब भी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। इट हैज़ हेल्प्ड टू एलिमिनेट द नैरोनेस ऑफ द प्रोविंशियलिज्म इन रीजनलिज्म, ये ना मदद करता है प्रांतीयता और क्षेत्रवाद की संकीर्णता को खत्म करने के लिए। तो क्या स्टेटमेंट हाँ बिल्कुल तुलनात्मक में हम देख सकते हैं ऐसा होता है। इट इज़ अ प्रैक्टिशनर ओरिएंटेड, क्या ये व्यवसाय उन्मुख है? नहीं। इट अटेम्प्ट टू सीक नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। यस, दिस इज ट्रू। तो क्या होगा इसका आंसर? A, B एंड D ओनली। C इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग्स टू अग्रेरियन सोसाइटी एज मेंशन्ड बाय फ्रेडरिक्स। फ्रेडरिक्स ने कौन सी अग्रेरियन सोसाइटी यानी विच इज रिलेटेड विद कृषि समाज से रिलेटेड कौन सी विशेषताएं हैं इनमें से स्टेटमेंट्स में दी गई हैं? तो देखते हैं। अटेनमेंट वैल्यूज, ओपन पैटर्न, लो स्पेशल मोबिलिटी एंड कम्प्लेक्स सोशल सेटिस्फैक्शन, स्ट्रैटिफिकेशंस, यानी प्राप्ति मूल्य, खुला जो पैटर्न होता है वो, कम स्थानिक गतिशीलता और जटिल सामाजिक संकीर्ण स्तरीकरण है। नहीं, ऐसा नहीं है। एस्क्रिप्टिव वैल्यूज, ओपन पैटर्न, हाई स्पेटियल मोबिलिटी एंड कम्प्लेक्स सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसका मतलब प्रदत्त मूल्य, खुला पैटर्न, उच्च स्थानिक गतिशीलता और जटिल सामाजिक स्तरीकरण है। ऐसी भी कोई विशेषता नहीं है अग्रेरियन सोसाइटी की। फिर है एस्क्रिप्टिव वैल्यूज, क्लोज पैटर्न। यस, यहाँ पे दोनों में हम देख रहे थे ओपन पैटर्न है, इसी से हमें एक एलिमिनेटिंग का प्रोसेस मिल गया। क्लोज पैटर्न दिखा है, लो स्पेटियल मोबिलिटी होती है, सिंपल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, मतलब आरोपित मूल्य, जो बंद पैटर्न है हम कह सकते हैं, कम स्थानिक गतिशीलता और सरल सामाजिक स्तरीकरण है। अटेनमेंट वैल्यू, क्लोज पैटर्न, हाई स्पेटियल, नो हाई नहीं होगा स्पेटियल, और सिंपल सोशल। तो इसमें से हम देख पा रहे हैं सबसे सटीक और इट्स द C आंसर। तो C only, C is the correct answer. Which of the following programs are a part of financial inclusion program? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का हिस्सा है? तो देखते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं ये। प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, नहीं ये नहीं है। देन मुद्रा योजना, यस, विच इज रिलेटेड विद फाइनेंशियल, एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नहीं। तो इनमें से 2 ही है, जनधन एंड मुद्रा योजना। तो C इज द करेक्ट आंसर, A एंड C ओनली। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी यूनिट कंपनी प्रोग्राम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी यूनिट कंपनी के फॉर्म के ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? बहु इकाई संगठन कंपनियों के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि विभिन्न संसाधनों को एकत्रित करना, पुलिंग ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसीज, सेल्फ सफिशिएंसी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो क्या हो सकता है?
बहु इकाई है तो ऑब्वियसली एक सी पॉलिसी नहीं रहती है, अलग अलग बदलती रहती है, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी देखने को नहीं मिलती है, तो ये उसके ऑब्जेक्टिव नहीं होते क्योंकि चेंज होता है। बाकी वेरियस रिसोर्सेज विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है क्योंकि एक कंपनी है वो विकेंद्रीकरण नहीं करेगी तो एक मल्टी यूनिट है, अगर एक यूनिट होती तो फिर भी सेंट्रलाइजेशन से काम चल जाता, यहाँ पे क्या डिसेंट्रलाइजेशन लगा हुआ है तो वहाँ पे होएगा ही बहुत सारा सेल्फ सफिशिएंसी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम बात करते हैं अनुसंधान एवं विकास में आत्मनिर्भरता होती है सब जगह, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है वो हो सकता है मेन पुलिंग ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये तीनों कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, ए, बी एंड डी ओनली। यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसीज नहीं होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल विजन्स इज टू बिल्ड अ सेफर एंड डिजास्टर रिसिलियंट इंडिया बाय डेवलपिंग अ होलिस्टिक प्रोवोकेटिव मल्टी डिजास्टर एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र सक्रिय बहु आपदा और प्रौद्योगिकी से जो संचालित होते हैं वो सब जो प्रौद्योगिकी संचालित रणनीतियां होती है विकसित करके एक सुनिश्चित और आपदा लचीले भारत का निर्माण करना। ये कथन किसका है? इनमें से ये कथन किसने दिया है? तो ये आंसर है इसका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005, सी ओनली, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो PYQs वेरी इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट ईयर के हैं। इसमें बताया गया कि जो पिछड़ा वर्ग होता है, बैकवर्ड क्लासेस होती है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना इनमें से इज करेक्ट है? यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना है, नॉट करेक्ट एंड करेक्ट आता है। कि इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1983, नहीं, क्योंकि जो NCBC का जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो अगस्त 14, 1993 है और यहाँ पे 1983 है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जो इसके कार्य हैं वो बहुत ही अनिवार्य होते हैं, मेनली मैंडेटरी होते हैं। ओके, द आइडिया ऑफ सच अ बॉडी वॉज एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड फॉर इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 341। ऐसे निकाय का विचार संविधान के अनुच्छेद 340 एक क्लॉज 1 के तहत किया गया है। और यस, इट इज डिजाइन टू बी क्वासी जुडिशियल है, एक्सपर्ट बॉडी टू एक्ट फीडिंग एजेंसीज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये क्वासी अर्ध न्यायिक है। तो कहाँ हमें देखने को मिल रहा है? सी जो आंसर है वो करेक्ट लग रहा है, सी एंड डी ओनली इज द करेक्ट। यस, दिस इज। नेक्स्ट इज which of the following states are covered with regard to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes under the 6th schedule of the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो हैं वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 6th स्केड्यूल में आते हैं? तो इसमें से आंसर हो सकता है मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय is the correct answer. Manipur is not. So A, B and D only is the correct answer. Okay? A, B and D only. Next question है Amitai Etzoini mixed scanning approach tries to explicitly combine. एक थिंकर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अमिताई एत्जोइनी का जो मिश्रित स्कैनिंग दृष्टिकोण है ना, स्पष्ट रूप से संयोजित करने का प्रयास करता है किन चीज़ों को? तो पढ़ते हैं A high order fundamental policy making process which sets basic direction, एक उच्च क्रम मौलिक नीति निर्माण प्रक्रिया जो बुनियादी दिशा निर्धारित करती है, या फिर combine core elements of the rational with non-rational factors, जो एक तर्कसंगत के मूल्य तत्वों को गैर तर्कसंगत कारकों के साथ संयोजित करे। या फिर तीसरा है नेक्स्ट इज थर्ड इज इंक्रीमेंटल वन विच प्रिपेयर्स फॉर फंडामेंटल डिसीजंस वर्क आउट आफ्टर दे हैव बीन रीच्ड, वृद्धिशील जो मौलिक निर्णयों के लिए तैयार किया जाता है वो निर्णय लिए जाने के बाद उन पर काम करता है। या स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स थ्रू लेजिस्लेचर इंक्रीजिंग द कंपटीशन,
जो हम देखते हैं विधायिका के माध्यम से नौकरशाही पर कड़ा नियंत्रण और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। तो इनमें से कौन सा अमिताई एत्सोइनी के मिक्स्ड स्कैनिंग अप्रोच का स्पष्ट करती है? सो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन? इनमें से पॉलिसी इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना, इसके कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो सबसे पहला है सेटिंग प्रेफरेंसेस एंड पॉलिटिकल गोल्स, नो। एसिंग पॉलिसी इफिशिएंसी, यस। असेसिंग करना पॉलिसी की दक्षता बढ़ रही है या नहीं, इस चीज़ को। फिर अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट क्या है वो देखना। एग्जीक्यूशन, कोर्स करेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, नो। इट्स द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी एंड सी ओनली is the correct answer. Next question is which among the following are true regarding the features of responsive administration? एक जवाबदेह प्रशासन के लिए कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है ना, वो फीचर्स जो है सही हैं। ओके, तो देखते हैं पहला कि इट इज अ पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड कैरीज अ डेफिनेट कॉनोटेशन। क्या ये एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है? नहीं, ये पॉलिटिकल कंसेप्ट तो नहीं है। देन इट इज अ माइक्रो लेवल कंसेप्ट deriving its credibility and validity from the delivery system of countries of a public administration। यहाँ पे बात आई है डिलीवरी सिस्टम की, सर्विस को डिलीवर करना ही रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो यस, दिस इज करेक्ट। इट्स एक्सप्लिसिटली acknowledge the citizen sovereignty and administrative dealings, yes। and then okay, इट इज़ एन apparently moral concept in public administration। ये moral concept है कि responsive administration होना चाहिए, this is also correct। तो B, C and D is the correct answer of this question। B, C and D is the answer of B। B is the correct answer, right? Next is which among the following are correct statement about the competition commissions of India? इसमें कहा गया है कि कौन सा जो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कंपटीशन कमीशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, CCI, वो कब आया था? तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 2003। 2003 तो सही है लेकिन 15 अगस्त सही नहीं है। तो कब आया था ये? 14 अक्टूबर को 2003 में आया था। तो ये गलत हो गया ना, यहाँ पर करेक्ट हमें बताना है, इसलिए दिस इज रॉन्ग। फिर है धर्मेंद्र कुमार वाज फर्स्ट चेयरमैन। क्या धर्मेंद्र कुमार इसमें फर्स्ट चेयरमैन थे? बट धर्मेंद्र कुमार फर्स्ट चेयरमैन ज़रूर थे, लेकिन जब वो फुल्ली फंक्शनल हो गई थी ये वाली CCI जो इंस्टीट्यूशन था, उसके बाद वो भी 2009 में थे, लेकिन यहाँ पे 2003 में इस्टेब्लिश है, तो ये करेक्ट नहीं है। सो इसको भी नो। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, येस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट एक्टिविटीज दैट हैव बीन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन इंडिया, दिस इज करेक्ट। सो C and D इज द करेक्ट आंसर, C and D। okay, next question is which of the following are correct about stratified random sampling? ये वाले क्वेश्चंस हैं रिसर्च मेथडोलॉजी से, वेरी इंपॉर्टेंट, जो 10th यूनिट है हमारी। इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, सही कौन सा इनमें से रैंडम सैम्पलिंग के लिए? तो ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट होमोजीनियस ग्रुप्स, जो जनसंख्या होती है ये उससे लिया गया समरूप समूह नहीं बनाती है, यस। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ओवरलैपिंग सब पॉपुलेशंस और स्ट्राटा। क्या जनसंख्या को कई अतिव्यापी उप आबादी या स्तरों में विभाजित किया जाता है? ये हमसे करेक्ट पूछा, तो ये गलत है। आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच सब पॉपुलेशंस बाय अडॉप्टिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आइटम को है ना बहुत ही रैंडमली जो है लिया जाता है, तो यस। एंड सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स प्रेफर्ड रेदर देन इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ये भी गलत है। तो इसके दो आंसर हैं, फर्स्ट A and C is the correct answer, which is A and C, D. Next is which of the following are measure of central tendency? इन निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है? तो मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और हार्मोनिक मीन है। कौन से हैं? मीडियन भी होगा, मोड भी होगा एंड हार्मोनिक मीन भी होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा। तो B and D is the correct answer. A, B and D is just coming into B, so B is the correct answer. Next question is
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। हम मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, उसके लिए कौन सा ही इनमें से सही है स्टेटमेंट? दिस इज अगेन रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वेश्चंस। इट इज कंसिडर्ड एज द डेवलपमेंट आइडिया ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग। यस, दिस इज ट्रू। देन it is used big inquiries extending to a considerable large geographical area, large में हाँ। A sampling unit like states or districts etc are selected at the first stage. The technique applying random sampling is applied only the last stage while selecting the individual elements. D is not correct और हमें यहाँ पे correct बताना था, तो A, B and C I think is the correct answer. Yes, A, B, C is really a correct answer. नाउ मैच द लिस्ट। अभी हमें लिस्ट मैच करनी है, तो इन्हें मैच करते हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी बात करता है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बात करता है नॉर्मेटिव अप्रोच, हम यहाँ पे देख पाते हैं, एंड क्लाइंट ओरिएंटेड है। ये पीपल ह्यूमन को इंक्लूड करता है अपने अंदर, तो ए का क्या होगा? 3। ओके। देन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट गवर्नेंस को कम करता है, रोल को, और मार्केट को ज़्यादा करता है। रिडक्शन इन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट थ्रू आउटसोर्सिंग, तो बी का होगा 1, ए का 3 एंड बी का 1। ओके। नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ पब्लिक गवर्नेंस बात करती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी, नेटवर्क एजेंसी एंड डिलीवर पब्लिक सर्विसेज की, और कंपैरेटिव क्रॉस नेशनल, क्रॉस कल्चर एंड सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट डिफरेंट कंट्रीज की बात कर, जहाँ डिफरेंट कंट्रीज वहाँ कंपेयर की बात आ गई। तो आई थिंक यस, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में तो बहुत देखने को मिलते हैं। चेस्टर बर्नार्ड की बात आती है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ही एक चेस्टर बर्नार्ड, जॉन ऑफ इंडिफरेंस, तो यस, ए का 4। यहाँ मिसप्रिंट है, रेंसिस लिंकर्ट होगा, यहाँ की है, तो रेंसिस लिंकर्ट ने लिंकिंग पिन मॉडल दिया था, बी का 3। एंड येजिकल ड्रॉर बताते हैं, एंड क्रिस एग्रेरिस, ये 2 हैं। येजिकल ड्रॉर मेगा और मेटा पॉलिसी की बात करते हैं, पब्लिक पॉलिसी में आते हैं, और क्रिस एग्रेरिस मैच्योरिटी इमेच्योरिटी की थ्योरी देते हैं। तो आई थिंक बी इज द करेक्ट, यस, बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ अगेन द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, नेम ऑफ जिला परिषद, एंड लिस्ट 2 है स्टेट्स। अब महाकामा परिषद कहाँ बोला जाता है? आसाम के अंदर बोला जाता है महाकामा परिषद, तो ए का 2 होगा। एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो कहाँ बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल तमिलनाडु में बोला जाता है। ओके। देन जिला परिषद, जो जिला प्रजा परिषद होता है वो कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, जिला प्रजा परिषद। एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहा जाता है गुजरात के अंदर। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आर्टिकल से क्वेश्चन आया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से हम पढ़ेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 243 के अंदर है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन आता है आर्टिकल 1243 के अंदर। देन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है आर्टिकल 243 एंड मेट्रोपॉलिटन पोल्यूशन कमेटी आती है 243 देन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में सोशल इक्विटी की बात कौन करता है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है सोशल इक्विटी की। क्रॉस कल्चरल हमने पढ़ा था, क्रॉस कल्चरल यानी डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर को स्टडी करना विच इज रिलेटेड विद कंपैरेटिव। देन सोशल डेवलप ग्रुप्स इन डेवलपिंग सोसाइटी किस में होते हैं? जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं सोसाइटी के अंदर। देन विच इज़ इन क्लैक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब डेवलपिंग कंट्रीज में है, साला मॉडल में हम देखते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अगेन मैच द लिस्ट विद 1 and 2। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो होता है बिहेवियरल जनरल सिस्टम इकोलॉजिकल। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर वो जो है जो मैक्स वेबर ने दिया है, उसने लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात की है। देन ए इज मैच विद 4, लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात करते हैं। देन बिहेवियरल बात करते हैं, इसमें एनालिसिस करना ह्यूमन बिहेवियर का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स में, ये बात करते हैं 3। जनरल सिस्टम जो बात करता है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की,
जो एक सब सिस्टम इन द सोसाइटी है, एंड इकोलॉजिकल अप्रोच बात करेगी अग्रेरिया ट्रांजिशन इंडस्ट्रिया विच इज गिवन बाय फ्रेडरिक्स. यस, सो importantly D is the correct answer of this question. We matched it. Next is also a match list 1 2. राजा चाहलिया जो टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आए थे, ओके, कनेक्ट करते हैं हम इन्हें. यस, एक आर 2. एंड विजय केलकर जो है, विजय केलकर इज कनेक्टेड विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. PL टंडन विच इज वर्किंग कैपिटल, PL टंडन वर्किंग कैपिटल. एंड M नरसिम्हा जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लेकर आए थे. तो B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अगेन रिलेटेड विद आर्टिकल क्वेश्चंस 73. आर्टिकल 273 बात करता है कॉम्पनसेंट्री ग्रांट्स की. कॉम्पनसेंट्री ग्रांट्स की बात करता है आर्टिकल 273. आर्टिकल 275 इज टॉकिंग अबाउट ग्रांट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल रीजन्स. ओके, आर्टिकल 275 क्लॉज 1 बात करता है फिस्कल नीड ग्रांट्स की, फिस्कल नीड ग्रांट्स की. एंड आर्टिकल 282 इज टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिएशनरी ग्रांट. ओके, तो A is the correct answer of this question. Next, Article 330 is talking about reservation of seats for ST/SC in the House of People, which is talking Article 30 reservation की बात करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के हाउस के अंदर रिप्रेजेंटेशन की, रिजर्वेशन की, आरक्षण की. आर्टिकल 334 इज टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन चीफ आफ्टर 70 years. आर्टिकल 334. आर्टिकल 240 अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशंस इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. एंड आर्टिकल 242 is scheduled tribes. Okay, so D is the correct answer. Next is again the question. जो जेम्स मार्च और हर्बर्ट साइमन है, इन्होंने क्या बाउंडेड रेशनैलिटी की बात की थी, तो यहीं से हमें क्वेश्चन का आंसर मिलता है 2, एक का 2. विलियम निस्कैनन किसकी बात करते हैं? विलियम निस्कैनन इज टॉकिंग अबाउट पब्लिक चॉइस थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट. चार्ल्स लिंडब्लम बात करते हैं इंक्रीमेंटलिज्म की. ओके, एंड येज़ेकियल ड्रॉर इज रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन की. ओके, तो यहाँ पर D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now next question is identify the developments in public administration in a chronological order. डेवलपमेंट हुए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें मेंटेन करना है. सबसे पहले क्या आया था इस हिसाब से. सबसे पहले आया था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायोक्टोमी, 1887 में आता है वो, विल्सन. देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मैनेजमेंट, प्रबंध के रूप में आता है. फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आता है 1990 ज़ेरा में, और फिर पब्लिक गवर्नेंस आता है. सो द करेक्ट आंसर इज C. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नीड हायरार्की. अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की के बारे में हम सब जानते हैं. सो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में जाना है. सबसे नीचे कौन सी नीड आती है? साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं. उसके बाद आती हैं हमारी बिलोंगिंग नीड्स. एंड देन सबसे ऊपर हम देखते हैं जहाँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है. फिर एस्टीम नीड एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सबसे ऊपर है, और हमें नीचे से टॉप टू डाउन, बॉटम टू टॉप कर और जाना है. असेंडिंग है तो हमें पहले छोटे से स्टार्ट करना है. छोटा मीन्स हमें निचले स्तर से स्टार्ट करना है. तो सबसे पहले है साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद है बिलोंगिंग नीड्स, इट्स मीन योर ओके, एंड देन एस्टीम नीड्स, सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार देखने को मिलता है. तो C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. असेंडिंग में हमें जाना है. राइट, नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब इसे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलो वो करना है.
रिपोर्ट सर्वे ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कमीशन। सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले आती है रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया सबसे पहले, और उसके बाद जो है फिर आती है रिपोर्ट सर्वे ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, उसके बाद रिपोर्ट सर्वे आती है, और उसके बाद रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, फिर करप्शन के ऊपर रिपोर्ट आती है, देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट आती है, एंड देन रिपोर्ट ऑन सतीश चंद्र कमिटी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर हाई सिविल सर्विसेज। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन जो है मैच द फॉलोइंग आ गया, आर्टिकल्स मैच करने, आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर्टिकल 243 ए किसकी बात करता है, आर्टिकल 243 ए बात करता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा की बात करता है, ठीक है। देन आर्टिकल 243 बी बात करता है, 243 है और यहाँ से हम 243 को याद करेंगे, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात करता है। आर्टिकल 243 सी बात करता है, C is talking about composition of panchayats, okay. 243D is talking about the reservations of panchayat seats, scheduled tribes and scheduled tribes. So which is the correct answer? D is the correct answer of this question. Arrange in a chronological order in which the following programs were initiated by the government of India. कौन से प्रोग्राम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करने हैं, कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इनिशिएट करवाए थे। सबसे पहला कौन सा था, ठीक है, तो सबसे पहला आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट है और पुरानी योजना है। इसके अंदर इन चारों में सबसे पहली है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और उसके बाद है भारत निर्माण योजना, देन बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम, देन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। सो ये अभी न्यूली लॉन्च्ड है, एंड देन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग मीन्स और नेम्स ऑफ चेयरमैन फाइनेंस कमीशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले जो है चेयरमैन जो है फाइनेंस कमीशन के वो कौन थे, तो दिस इज़ अ वेरी न्यू, एंड सबसे पहले थे डॉक्टर सी रंगा रंजन इज द फर्स्ट, सी रंगा रंजन, देन डॉक्टर विजय केलकर, एंड फिर एन.के. सिंह, एंड देन नहीं फिर वाई.वी. रेड्डी, एंड देन एन.के. सिंह। तो सबसे पहले हैं बी, देन ए, एंड देन डी, एंड देन एन.के. सिंह। तो डी डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which one of the following documents related to budget are mandated by the Fiscal Responsibility and Budget Management Act? सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ द रेलेवेंट ईयर इसमें होता है, यस, बजट में। फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट्स होती है फाइनेंशियल ईयर की, एंड देन मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट्स एंड रिसिप्ट्स बजट होते हैं, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, A, B and C only is the related documents to budget. Yeah, is the correct answer. Arrange the following stages in public policy cycle in a sequential form. सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक एजेंडा सेटिंग होती है, एजेंडा सेट किया जाता है, उसके बाद उसका फॉर्मुलेशन होता है, देन उसकी लेजिटिमाइजेशन चेक की जाती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इन देयर सिक्वेंशियल ऑर्डर। सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमें करना है, तो सबसे पहले है एडिटिंग ऑफ डाटा, डाटा की एडिटिंग करना, एंड देन कोडिंग ऑफ डाटा, फिर कोड करना उसे, देन क्लासिफिकेशन करना, और फिर टेबुलेशन डाटा के फॉर्म में उसे फॉर्म करना। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। सबसे पहले रिसर्च के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें रिव्यूइंग कंसेप्ट्स एंड थ्योरी को रिव्यू करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं एक तरह से ROL। रिसर्च के लिए रिव्यू कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज जितनी भी है पुरानी,
उसके बाद प्रिपेयर करना पड़ता है रिसर्च डिज़ाइन को, एंड देन डिटरमाइनिंग द सैम्पल डिज़ाइन देखना है, उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, ओके, एंड देन जनरलाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा, ओके. सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. C is the correct answer. Next is given below are two statements. One is labeled as assertions A and second is B, or which is reason. Assertion है और reason के क्वेश्चन है. कथन और कारक. यहाँ कहा गया है if complex organization system must operate in a constantly changing environment. बहुत ही जटिल ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑपरेट होता रहता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट में, जिसका एनवायरनमेंट वातावरण बदलते रहता है. दे मस्ट मॉडिफाई देयर स्ट्रक्चर्स एज अ कॉरस्पॉन्डिंग पेज. तो उन्हें अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए. फिर रीज़न है इसका, द डिफिकल्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम फेस इज दे आर ऑफन आउटपेस्ड ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम. दे डू नॉट कैरी द सेम बर्डन, आउटमोडेड नॉलेज एंड हैबिट. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं अपने आप में सही हैं, बट कहते हैं कि A एंड R इज़ करेक्ट, बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. जो रीज़न है ये A को जस्टिफाई नहीं कर रहा है. सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर से एक स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है, तो इसमें से हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ ऑप्शंस चूज करना है. तो द गवर्नर एक्सरसाइजेज डिस्क्रिशनरी पावर इन सेलेक्टिंग अ चीफ मिनिस्टर इन अ सिचुएशन व्हेन अ चीफ मिनिस्टर डाइज विद नो ऑब्वियस सक्सेसर. जब चीफ मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है तो गवर्नर एक्सरसाइज कर सकता है डिस्क्रिशनरी पावर और एक सेलेक्ट कर सकता है चीफ मिनिस्टर इन सिचुएशन. और नेक्स्ट है द गवर्नर ऑल्सो यूज डिस्क्रिशनरी पावर वाइल परफॉर्मिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एडमिनिस्ट्रेशन एट ज्वाइनिंग द यूनियन टेरिटरीज. अब इन दोनों स्टेटमेंट को चेक कर. सो ये क्या दोनों सही हैं? येस, ए एंड स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. ओके, नेक्स्ट इज sunset budget is structured self-destruct within a given preset duration to make certain that expenditure is stopped by already fixed date. सही है. It assisted in making the financial resource available for the programs. Okay, both A and B is correct, but R is not the correct explanation of A. Okay, so B is the correct answer of this question. Next is given below are two statement. फिर से हैं और थोड़े बड़े हैं ये क्वेश्चन, जिसमें पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस एंड एफर्ट टू डेवलप द टेस्ट जनरल प्रपोजिशंस अबाउट द कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड टू एक्यूमुलेट रिलायबल रिसर्च फाइंडिंग्स ऑफ जनरल रेलेवेंस. जो सार्वजनिक नीति का एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, नीति के कारणों और परिणामों के बारे में सामान्य प्रस्तावों को विकसित करने की परीक्षण करने का तथा सामान्य प्रासंगिकता के विश्वसनीय शोध निष्कर्षकों को एकत्रित करने का प्रयास है. फिर इसका रीज़न दिया गया है, द ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप जनरल थ्योरीज, और इसका ऑब्जेक्टिव है जनरल थ्योरीज को डेवलप करना अबाउट पब्लिक पॉलिसी दैट आर रिलायबल एंड दैट आर डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिफरेंट एरियाज पॉलिसीज क्लैरिफाई प्रेफर डेवलप एक्सप्लेनेशन दैट मोर वन पॉलिसी डिसीजंस ऑफ केस स्टडी एक्सप्लेनेशंस दैट ओवर टाइम ऑफ वेराइटी सेटिंग्स. येस, इसीलिए एनालिसिस किया जाता है. तो इसका होगा बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अगेन द आर और ए एंड आर क्वेश्चंस. देन गवर्नेंस इज नॉट सिंपली अबाउट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेकिंग वैल्यूज टू. ओके, गवर्नेंस ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द वर्क गवर्नमेंट. तो इनमें से क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों ही एक दूसरे का करेक्ट मतलब जो आर है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. सो यहाँ हमने पढ़ा एसरेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.